जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि जब मैं आपसे कहती हूँ कि आपने सुबह का आगाज़ अच्छा सा कर लिया होगा, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत से लोग कहते हैं जब हम सुबह का आगाज़ करते हैं ना, तो हमें महसूस होता है जैसे ही उठते हैं कि हमारे जिस्म में जो है कहीं न कहीं दर्द हो रहा है, हमसे उठा नहीं जा रहा होता और हम बहुत लेथार्जिक, जबकि हम बहुत अच्छी नींद लेके उठते हैं, 8 घंटे की नींद पूरी करके उठते हैं, लेकिन बहुत ही लेथार्जिक फ़ील कर रहे होते हैं और हमारे जिस्म में लेकिन सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे जान नहीं है। जब भी डॉक्टर्स आते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं, वो आके बताते हैं कि भाई हमें किस तरीके से अपने आप को सही रखना है, अगर हमें ये अलामात हैं तो हमें किस तरह से स्टेप लेना है, ख़ास तौर से सुबह उठने के बाद हमें क्या क्या रूटीन करनी चाहिए, सब आपको बताते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये सब आम लगने वाली अलामात जो हमें लग रहा होता है कोई बात नहीं, ऐसे ही शायद हमारी नींद सही नहीं हुई है और या हमने काम कल ज़्यादा कर लिया था, इस वजह से हमारे साथ ये मसला है। मगर ये जो आम सी लगने वाली अलामात है ना, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। और उससे बढ़कर के विटामिन डी की जब सोर्सेज के बारे में बात होती है तो कहा जाता है कि सन शाइन जो है वो सबसे, उसकी रेजिज है ना सन की सुबह की, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट विटामिन डी है। मगर मेरे जैसे लोग जिन्होंने गाड़ी में बैठ के ऑफिस आ जाना होता है, उनको वो सूरज की वो रोशनी उस तरह से मिलती नहीं है। सूरज जब निकलता है जब हम यहाँ आ चुके होते हैं, तो कैसे हासिल करें? हमें अगर ये अलामात हैं तो हम इसका हल क्या करेंगे, सब बताएंगी। हमारे साथ बिल्कुल है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं अरीज हारून साहिबा, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीज, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। आपको भी सुबह खैर। और कितना अच्छा लग रहा है ना, सुबह सुबह अच्छी अच्छी बातें अच्छी अच्छी बातें करना, बिल्कुल। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने दिन के बाद जब आई हैं, तो आपसे जब मैं ये वाली बातें करी थी तो आपने कहा कि मानो तुम्हें भी ना, क्योंकि वो सूरज की वो रोशनी नहीं मिलती ना, तुम्हारे अंदर भी विटामिन डी की यकीनन विटामिन कमी डी की है। डेफिशिएंसी हमारे यहाँ पता है इतनी मेजॉरिटी फीमेल्स में, मेल्स में भी है। हालांकि हमें काफ़ी सारे जो मेल मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि हम तो बाहर काम भी करते हैं या हमारा बाहर सरफेस एरिया एक्सपोज नहीं है ना आपका। आपने सरफेस एरिया एक्सपोज करना, आपके आर्म्स नज़र आ रहे हो, आपकी बैक एक्सपोज हो, तब वो एक्टिवेट होगी, तब आपकी बॉडी में विटामिन डी लेवल्स सही। तो चले अब ये बताइए कि विटामिन डी असल में है क्या, और ये सनशाइन से इससे रिलेट क्यों करते हैं, क्यों इसको इसका ये वाला विटामिन कहा जाता है? हाँ, सन विटामिन भी कहते हैं इसको। बेसिकली विटामिन डी, देखो हमारे पास दो तरह के विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होता है, एक फैट सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल हमारे विटामिन बी और सी होते हैं और फैट में हमारे ए डी ई के आते हैं। तो ये एक तरह का विटामिन है। विटामिन हमारे, आप सोच सकते हो जो मेजर जो हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं, मैक्रो कॉम्पोनेंट्स, उसके अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ ना जो सीमेंटिंग होती है ना, वो विटामिन और मिनरल्स करते हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी होते हैं कि अगर आपको खाया है, कोई प्रोटीन खाया या आपने कैल्शियम लिया है या आपने कोई भी चीज़ खाई है, तो वो कहाँ जानी है बॉडी में, ये डिसाइड करेंगे मिनरल्स और विटामिन्स, कि वो उनको बताएंगे कि आपने यहाँ जाना है, यहाँ पे आपका काम है, इसको यहाँ पे यूज़ करना है। तो विटामिन डी इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। एक तो हमें सबको पता है कि कैल्शियम के अपटेक के लिए अच्छा होता है, कि वो कैल्शियम की डायरेक्शन करता है कि बोन्स में अपटेक अच्छा हो, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब सन विटामिन इसलिए कहते हैं कि हमारी बॉडी में, स्किन में विटामिन डी में होता है, उसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए सनलाइट का एक्सपोजर ज़रूरी है। तो आपने एक्टिव फॉर्म में कैसे आएगा, जब आप प्रॉपर एक्सपोज करोगे। ये नहीं कि सिर्फ फेस धूप में करके, ऐसा नहीं, आर्म्स एक्सपोज हो, बैक एक्सपोज हो, कोई लेग्स एक्सपोज हो, आपकी प्रॉपर आपको हीट मिले। आप अगर 15 से 20 मिनट्स की भी लेते हो और सुबह की लेते हो 10 से 12 के बीच में, ज़रूरी नहीं कि पीक आपने धूप में जाके बैठ के सन बर्न करना है अपने आप को, सिर्फ 15 से 20 मिनट्स, ताकि वो आपको जो उसके हार्मफुल रेज हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब ना हो। सिर्फ हमने विटामिन डी को एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब होता है क्या, ये सब कुछ नहीं होता, आप किसी को कितना भी समझा लो, लेकिन सन एक्सपोजर नहीं होता हमारे यहाँ, क्योंकि थोड़ा ही होता है, सन बेथिंग का भी नहीं है। जैसे बाहर आप जाओ तो बीचेस पे लोग करते हैं। जब आप ये बात करी थी, मैं ये बात सोच रही थी और आपसे शेयर करने लगी थी कि इसी तरह जैसे सन बात लेते हैं, ये वाला ही आप कहना चाह रही हैं, यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, पर हमारे यहाँ वो उसका आइडिया नहीं है। गए थे, कस्टम्स है, रिलीजन होता है, थोड़ा सा चीज़ें मैटर करते हैं। हम कहते हैं डाइट से पूरी करें अपनी चीज़ें। अब डाइट में कम सोर्सेज में है विटामिन डी, लेकिन है, जैसे अंडे की जर्दी में बहुत अच्छा होता है, सी फूड में बहुत अच्छा होता है, ऑर्गन मीट में आपको मिल जाएगा। अब लेकिन ख़वातीन का तो सबसे बड़ा मसला ये ना कि अंडे भी नहीं खाती, गोश्त भी नहीं खाती, सी फूड भी नहीं खाते हमारे यहाँ, मशरूम्स नहीं खाती, तो वो चीज़ें फिर कम हो जाती हैं। तो अब अल्टीमेटली क्या होता है कि डॉक्टर को मजबूरन लिखना पड़ता है कि आपको सप्लीमेंट लेना है विटामिन डी का। लेकिन हर एक को सप्लीमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप सप्लीमेंट लें। ठीक है डॉक्टर, इस सिम्टम्स पे आप आई गई हैं तो मुझे नेक्स्ट सवाल आपसे यही करना था, सिम्टम्स क्या होती हैं? जैसे अभी मैंने शुरू में बताया, खाली वही काफ़ी है सिम्टम्स, या फिर कोई और सिम्टम्स भी हैं जिसे ऐड करेंगी आप? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि हमें थकावट हो रही है, हम सुबह उठते हैं, हम फ्रेश नहीं होते, हम बेड से नीचे पाँव रखते हैं, हमें हील में दर्द होती है,
उठने बैठने में थकावट, फ्रेशनेस ना होना, बॉडी एक्स होना, पेन होना, फटीग्ड होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका पेशेंट कंप्लेन करो। उसके अलावा फीमेल फर्टिलिटी में क्योंकि विटामिन डी का बहुत रोल है, तो अक्सर बच्चियों को पीरियड इशू हो रहा है, मंथली साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोनल इशू स्टार्ट हो जाते हैं, आपका थायराइड अच्छा फंक्शन नहीं करता क्योंकि ये हार्मोनल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा होता, उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर वही बात है, बोन्स आपकी वीक होना शुरू हो जाती हैं, आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो हर चीज़ को अफेक्ट करता है। सबसे ही। और आप फर्टिलिटी में, क्योंकि हम लोग तो हड्डियों से तो बहुत विटामिन डी को रहते हैं, फर्टिलिटी से हमें आइडिया होता कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपकी विटामिन डी लो हो, स्पेशली फीमेल्स में, और मेल फर्टिलिटी में भी करता है रोल। लेकिन फीमेल्स को जाहिर बात है ज़्यादा इश्यूज होते हैं, मंथली बेसिस पे एक प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो वो फिर हम जल्दी पिक कर लेते हैं कि हाँ इनका विटामिन डी लो हो सकता है। ठीक है डॉक्टर, कितने अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ, एक आम आदमी जो आपके पास आते हैं, कितने % आपको लगता है कि जो विटामिन डी की कमी के साथ आते हैं, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हो? देखो मेजॉरिटी, आप मैं तो कह दूँगी 80%। अगर मैं 10 पेशेंट देख रही हूँ ना, 8 जो है ना लेवल चेक कराएंगे तो उनके जो नॉर्मल लेवल्स 30 से ऊपर होने चाहिए, वो लो आते हैं। इतने भी लो आ रहे होते हैं, 6-7 भी आ रहे होते हैं, तो अच्छे खासे 6-7 लो पेशेंट्स होते हैं। और फिर उनको हम सप्लीमेंटेशन देते हैं, उनको कहते हैं कि आपने वीकली बूस्टर्स लेने हैं, फिर डेली बेसिस पे आपने कैल्शियम के साथ लेना है, आपका विटामिन के लेवल भी अच्छा होना चाहिए। फिर आप अपनी डाइट के अंदर भी चीज़ें बेहतर करें, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ आपने अभी तो मैंने जैसे अगर बूस्टर लिया एग्जाम्पल के तौर पे, मेरा काम है मैंने लिया, मैं 2 हफ्ते बाद अगर चेक कराऊंगी तो जो लिया होता है वो तो आपके ब्लड में लेवल अच्छा होता है, लेकिन वो ब्लड के बाद वो एब्जॉर्ब होगा, वो आप जहाँ जहाँ यूज़ करना है उस लेवल तक आने के लिए कि उसके पास इतना एक्सेस हो कि वो हर जगह यूज़ भी प्रॉपर्ली हो रहा है, उसमें टाइम लगता है, उसमें एटलीस्ट 3 महीने लगते हैं। अभी आपने बताया कि सिम्टम्स तो ये होते हैं, ये अलामात हैं, तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि विटामिन डी की आपके अंदर कमी है। लेकिन ये भी बताइए कि एक आम आदमी जो है, उसका अगर ये कमी है विटामिन डी की और उसको वो पूरा नहीं करता है, उस पर नहीं फोकस करता, तो उसके क्या असरात पड़ते हैं फिर आपकी लाइफ पे? देखो बोन्स, पहली बात तो अगर आप फीमेल्स को देखें, हमारे यहाँ ऑस्टियोपोरोसिस ऑलमोस्ट 70-75 फीमेल्स में पोस्ट मेनोपॉजल जो हैं उनमें आना शुरू हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन्स बुरबुरी होना शुरू हो जाती है। वैसे ही एस्ट्रोजन कम होता है तो ये कैल्शियम अपटेक कम हो रहा होता है, और विटामिन डी कम हो तो क्या होगा। आप अगर कभी सुनो तो हमारे यहाँ काफ़ी सारी ख़वातीन कहती हैं कि वो किसी दादी को या नानी को फ्रैक्चर हो गया, हिप फ्रैक्चर हो गया, फीमर फ्रैक्चर हो गया। वो क्यों होता है? इसी वजह से कि इतनी जो बोन आपकी ब्रिटल हो जाती है कि ज़रा सी को टक्कर लगी, ज़रा सी फॉल हुई तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये तो अगर आपने नहीं विटामिन डी पूरा किया तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का रिस्क बढ़ा देता है, इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ा देता है, तो वो केसेस आना शुरू हो जाता है। थायराइड में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें लगता है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है या जिनका TSH बॉर्डर लाइन आ रहा है, उनको वो सिम्टम्स अभी पूरे नहीं आए कि वो लेकिन हाइपोथायराइडिज्म की तरफ जा रही हैं, तो उनको भी हम स्टार्ट करा देते हैं विटामिन डी के। अगर नहीं स्टार्ट कराए तो वो फिर हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अच्छा, आपको जब तक ये पता ही ना हो कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है और आप जो है इस सब कुछ जो फील कर रहे हैं, और अभी आपने जिस तरह जिक्र किया कि नानी दादी का तो सुनते थे फ्रैक्चर का, लेकिन अब तो मैं आजकल किसी को भी देखती हूँ कोई गिर गया है तो कहता है हमारे साथ ये मसला हो गया, या तो हिप बोन का या फिर आपकी नी, मसल डैमेज बहुत हो जाता है, बिल्कुल वो रप्चर हो जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन से हम अपनी रूटीन में, अपनी डाइट में ऐसी रूटीन बनाए रखें कि हमें ये तमाम चीज़ें फेस ही ना करनी पड़े? देखो एक सिंपल तो ये होता है कि पहले तो आप बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ फोकस बहुत किया जाता है कि या तो सिर्फ चिकन खाना शुरू कर देंगे, और अगर किसी ने कह दिया कि आपने प्रोटीन खानी है तो प्रोटीन के स्मूदीज़ बना के लेंगे, वो लें ज़रूर लें, लेकिन अपना डेयरी का इंटेक अच्छा रखें, खजूर खाएं, अपनी फ्रूट ज़रूर खाएं, सीजनल वेजिटेबल ज़रूर खाएं। तो ये आपका एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आपने अपने कंपोनेंट्स नहीं निकालने, जो स्पेशली मैक्रो कंपोनेंट्स है, वो ये नहीं करना कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाऊंगी बाकी नहीं, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें खानी। क्योंकि जो आप मैक्रो, जैसे आपने कार्ब्स की सोर्सेज में आपने फ्रूट्स खाए हैं अगर, तो उसके अंदर माइक्रो कंपोनेंट्स जो आपके मिनरल्स और वाइटामिन है वो नेचुरली अल्लाह ताला ने ऐड किए हैं, तो ये तो ज़रूर करें। फिर एक अच्छी सप्लीमेंट जिसमें आपके बी कॉम्प्लेक्स हो, विटामिन सी हो, विटामिन डी हो, वो आप अपनी डाइट में रखें। लंच के साथ ले लिया या ब्रेकफास्ट के साथ ले लिया, एक अपनी रखें कोई सप्लीमेंट जो आपने पता है कि क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि नहीं डाइट पूरी हो रही, तो एक सप्लीमेंट लेने में कोई हार्म नहीं है। सिर्फ करना ये होता है कि जब आप कोई भी सप्लीमेंट्स लेते हैं, कोई भी मल्टीविटामिन लेते हैं, 3 मंथ्स के बाद एक थोड़ा सा ब्रेक दे दें और देखें कि हाँ वो जो मुझे पहले उससे पहले प्रॉब्लम था वो बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ। आपको लगता है चीज़ें बेहतर हो गई तो 1 महीने के गैप के बाद दोबारा से रिज्यूम कर लें। नहीं बेहतर हुई तो फिर आप जल्द उसी वक्त कर लें, उसमें गैप ना दें, ठीक है। तो वो एक तरीका होता है। लोग क्या करते हैं, या तो सप्लीमेंट्स अगर स्टार्ट करेंगे तो सालों साल लेते रहेंगे, वो भी हार्मफुल होता है कि ज़्यादा नहीं लेना।
तो आपने ब्रेक नहीं दी, वो भी अच्छा नहीं है, तो ब्रेक देना ज़रूरी है। और अगर किसी ने एक बता दिया तो एक ही पे फोकस करेंगे, जो बाकी चीज़ें उनको जो है इग्नोर कर देंगे। हम विटामिन डी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन उसके साथ आपको विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स लेना भी ज़रूरी है, जिंक भी बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी है, विटामिन के भी बहुत ज़रूरी है, तो सारी चीज़ें यानी साथ कि लेके सारे मल्टी विटामिन ही आपने लेने हैं। मुझे ये बताइए, अक्सर होता है डॉक्टर रईस, जब हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो ज़रूर पूछूंगी आपसे, आप जैसे कोई सप्लीमेंट्स ले रही हैं तो आप उसके ऊपर आपको जो बिलीव है आपको काफ़ी फ़र्क महसूस है, लेकिन पता चलता है मेरी फ्रेंड उस ब्रांड के ले रही है या फला सप्लीमेंट लिख के दिए, तो वो क्या करते हैं उससे स्विच करके उससे वहीं पे रख के दूसरे पे आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा गाइड करें कि क्या ऐसा करना सही है या आपको। देखो, अगर कभी कभी शॉर्ट भी हो जाते हैं, अगर हम कोई बहुत ऐसे बता देते हैं जो नहीं इजीली मिलते, आपने 2-3 चीज़ें रखनी है। एक तो अगर आप जिंक ले रहे हैं और कैल्शियम ले रहे हैं तो आपने उसके साथ आयरन का सप्लीमेंट उस बॉटल में नहीं होना चाहिए। आप अलग से ले सकते हैं थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे, क्योंकि जिंक लेंगे, कैल्शियम लेंगे, कॉपर होगा, वो आपस में जो है ना वो इंटरेक्ट करते हैं और उनकी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर आपने जिंक लिया तो वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, कैल्शियम लिया वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो आपने अगर जिंक लेना है, कॉपर लेना है, सेलेनियम, मैग्नीशियम, ऐसा कुछ लेना है जो मिनरल, तो वो कोशिश करें कि वो विटामिन सी के साथ हो या बी कॉम्प्लेक्स के साथ हो। आयरन को बिल्कुल हमेशा अलग रखें, कॉम्बिनेशन है यानी हाँ, कि तो आपने जब भी कोई बॉटल उठानी है ना, आपने उस पर पढ़ना है कि यार इसमें ये तो नहीं कि एक ही बॉटल में उन्होंने कहा कि मैजिक है ना, बॉटल करके सब डाल दिया। वैसे कहते तो यही है अब। तो वो फिर वही होगा ना, आप कहेंगे यार मैं तो 3 महीने से ले रही थी, उसमें तो आयरन भी थी, लेकिन मुझे तो आयरन के लेवल्स में कोई डिफरेंस ही नहीं फील हुआ, उसमें तो विटामिन डी भी थी मुझे, लेकिन लगता नहीं कि मेरी कैल्शियम अच्छी हुई है, मेरी तो हड्डियों में अभी भी दर्द। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, तो आपने ये कोशिश करनी है। फिर थोड़ा सा हम लोग कहते हैं कि जैसे अगर आपने मैग्नीशियम लेना है या कैल्शियम लेना है तो वो रात के टाइम पे बेहतर होता है। तो अब आप अगर बी कॉम्प्लेक्स लेंगे या विटामिन डी लेंगे तो वो हम कहेंगे मील के साथ ले लें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आपने उसको इस तरीके की कॉम्बिनेशंस लेने हैं। आप बेशक 4 बॉटल्स ले लें, लेकिन कॉम्बिनेशन देख के लें कि आपने ये मैजिक है ना बॉटल वाली हरकत नहीं करनी। और अब तो मेरे जैसे पेशेंट भी आपके पास ज़रूर आएंगे और आते होंगे, वो कहते होंगे कि जिस तरह मैं कहती हूँ कि ये मुझे मैग्नीशियम का पता चल रहा है, मुझे इस वक्त पता चल रहा है ये वाले विटामिन है, तो मैं कहती हूँ मैं आखिर कौन कौन से लूँ, मैं क्या करूँ। मैं कहती हूँ चलो बस मल्टी विटामिन ही उठाए एंड दैट्स इट, वही काफ़ी है मेरे लिए। अभी आपसे और भी हमने बातें करनी है और भी आपसे जानना है कि हमें अपनी हेल्थ का किस तरह ख्याल रखना है। और आफ्टर रमज़ान ख़ास तौर से बहुत सी ख़वातीन ये शिकायत करें कि हमारी खाने पीने की वो रूटीन नहीं रही, तो अब हम अपने आप को किस तरह हेल्दी डाइट के ऊपर लेकर आएँ। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आके वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। और अब बात करेंगे हम फैटी लीवर की। जब फैटी लीवर होता है तो सबसे बड़ा मसला क्या आता है कि चाहे वो बड़े हों या बच्चे हों, उनको साफ ही पता चल जाता है कि जो उनका लीवर है इस वक्त वो चर्बी से भरा हुआ है। जब वो चर्बी से भरा होता है तो क्या होता है कि आपकी गर्दन पे अक्सर आपको नज़र आता है कहीं मस्से हो गए हैं, कहीं खाना आप खाते हैं तो आपको वो हजम नहीं होता, भारीपन महसूस होता है। और उससे भी बढ़कर क्या होता है कि आँखों का जो सफ़ेद हिस्सा होता है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है। ये फैटी लीवर की मेन जो है अलामात हैं, सिम्टम्स हैं। अगर आपका फैटी लीवर है तो इस पर आपको फ़ौरन फोकस करना है, क्योंकि ये वो जिस्म का हिस्सा है जिसमें जो काम करता है हमारे 500 से ज़ायद काम अंजाम देता है हमारी ओवरऑल जो बॉडी है उसमें। इसी के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर अरीज हारून हमारे साथ हैं और ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। अरीज, यही बताइए आप कि फैटी लीवर असल में क्या होता है? जिस तरह मैं बता रही हूँ ऐसे ही अलामात हैं या इससे भी बढ़कर खौफनाक अलामात हो सकती हैं? देखो, बेसिकली लिवर जो है ना हमारा वो ऑर्गन है, जैसे हम जो भी खाना खाते हैं स्टमक से वो एब्जॉर्ब होता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, एक्सेस जो नहीं चाहिए, जो टॉक्सिन्स हैं वो थ्रू स्टूल पास हो जाते हैं। लेकिन जो एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ जाता है? डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता, वो लिवर के थ्रू जाता है। लिवर डिसाइड करता है कि इसने ये यहाँ पे जाना है, ये करना है। मतलब कि हम लोग जो बात करते हैं ना कि बिल्डिंग ब्लॉक्स वो तो एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन जो ऑर्गन जो डिसाइड करेगा मिनरल्स प्रोटीन्स के अलावा, जो ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो डिसाइड करता है कि उसने एक्स्ट्रा शुगर स्टोर करनी है, उसने बॉडी को शुगर देनी है, इस वक्त हम लो फील कर रहे हैं, जल्दी से किसी चीज़ मसल को एक्टिवेट करना है, वो लिवर डिसाइड करता है। ठीक है, तो लिवर में अगर प्रॉब्लम होगी
तो क्या होगा आप ये सोच लो। जब वो चीज़ डिसाइड ही नहीं कर पा रही, आप सोच लो आपके घर में एक मेन आपका एक ये जो है ना हेड ऑफिस है, अगर हेड ऑफिस ही सही काम नहीं कर रहा तो क्या होगा, फिर आगे बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी ब्रांचेस नहीं काम करेंगी। तो आपके हेड ऑफिस में प्रॉब्लम कैसे आती है, जब हम गलत खाते हैं। अब आपने गलत खाया, स्टमक में तो चला गया चर्बी, आपने सोचा मैंने खाया था वो तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फैट आपके टमी पे आने से पहले लिवर में जाएगा। आपके जो भी सारे टॉक्सिन्स हैं वो लिवर में, इसीलिए तो कहते हैं ना कि जब आप मेडिसिन लेते हैं तो आपके लिवर को हार्म ना करे ये मेडिसिन। हम लोग ये चेक करते हैं, ये बाकायदा जब क्लिनिकल रिसर्च होती है मेडिसिन की, तो लिवर और किडनी की 2 चीज़ें होती हैं जो इस पर करते हैं कि इस पर कितना अफेक्ट आएगा। सही, क्योंकि हर चीज़ उससे बाईपास करेगी। जब तो अगर आपका लिवर अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा है तो सोच लो क्या क्या चीज़ें ख़राब हो जाएगी। तो हम जो आप कह रहे हो ना फैटी लिवर में वाकई में अगर प्रॉब्लम आती है तो बहुत सेवेरिटी में भी आ सकती है, कम भी होती है लेकिन कभी कभी सेवेरिटी में भी आ जाती है। तो इससे किस तरह बचें, किस तरह, ये बताइए। असल तो चीज़ यही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फैटी लीवर जो है अपने ऊपर सारा फैट पे कहता है कहीं और तो नहीं जा पा रहा, मैं अपने इसमें ले लेता हूँ, फिर हम उसका फंक्शन खराब होता है तो अब तमाम अलामत आपके सामने आती हैं। फंक्शन खराब होगा तो वो सारी चीज़ें तो हम लोगों को पता है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगी। प्रिवेंट करने के लिए डाइट इज़ द मेन थिंग जो आपने फोकस करनी है कि डाइट पे बहुत फोकस करें। हम लोग चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, मसाले खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, पानी का इंटेक अच्छा नहीं रखते, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप अपना एक तो डाइट क्लीन रखें, क्लीन ईटिंग करें, वही सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, बहुत ज़्यादा बाहर का जंक फूड ना खाएं, प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें ना खाएं, बहुत ज़्यादा नमक चीनी से परहेज़ करें और पानी का इंटेक अपना अच्छा रखें। और एक चीज़ जो मुझे बहुत कॉमनली देखने में मिलती है ना, फ्रूट जूसेस। काफ़ी सारे मेरे पास फीमेल्स आती हैं, मैंने शायद एक दफ़ा पहले भी आपने बताया था, मैं अभी ये बात करने लगी थी कि आप वाकई इसके ऊपर आप ज़रूर बताती हैं कि भाई आप जो है फ्रूट जूसेस की तरफ ना जाएं, खाएं फ्रूट्स, क्योंकि वो हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रूट जूस जो है ना वो अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ शुगर है। उसमें होता ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस कार्ब्स नहीं ले रहे हो और कोई बेकरी के आइटम्स नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपका मीठा नहीं है, कोई निहारी पाए नहीं है, लेकिन आप फ्रूट जूसेस लेते हैं, उसमें आपका हो सकता है बॉडी विजिबल फैट ना आपका है, लेकिन आपका लिवर बहुत अफेक्ट हो जाता है। अच्छा। कि एक्सेस शुगर दिए जा रहे हैं आप उसको ना कंटिन्यूसली, तो वो क्या करते हैं, शुगर स्टोर करते हैं और फैटी लिवर आना शुरू हो जाता है। जब हम LFT कराते हैं, पेशेंट कहता है कि मुझे लग रहा है कि मेरी डाइजेशन अच्छी नहीं हो रही, हालांकि मेरा तो वेट भी नहीं है, ये और मैं तो सिर्फ जूस ही लेती हूँ, जूस ही पीती हूँ। अल्ट्रासाउंड कराओ तो उसमें आते हैं फैटी चेंजेस आ रहे हैं, फिर LFT कराओ तो उसके अंदर ALT बढ़ा हुआ आना शुरू हो जाता है। एक लेवल पहले ALT बढ़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी लिवर एंजाइम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपने कहा ना आइज़ में येलोइश आ जाती है टिंज, वो तभी आती है जब बिलिरुबिन बढ़ना शुरू होता है, फिर वो तो अलामत है कि इस वक्त आपका लिवर, इस वक्त तो आपका लिवर जो है ना वो कह रहा है मुझे बचा लो बचा लो, तो वो अलार्मिंग साइन होता है। अच्छा, ये जिस तरह मैंने तो सिम्टम्स बताए, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी आपने भी सिम्टम्स ऐड किए थे और मजीद या और भी कोई सिम्टम्स होते हैं? वो सिम्टम्स इसमें आप लिवर जब अफेक्ट होगा ना तो सबसे पहले तो वो जैसे आपने कहा कि इंडाइजेशन के कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। अगर एक बहुत ज़्यादा एक्सेस फैट स्टोर होना शुरू हो जाए तो टमी पे फैट आना शुरू हो जाता है। जो आपने कहा कि स्किन टैग्स हो जाते हैं या पिगमेंटेशन होती है, वो इसलिए होती है कि इंसुलिन अच्छी वर्क नहीं करती। लिवर ख़राब होगा, इंसुलिन भी अफेक्ट होगी आपकी, इंसुलिन अफेक्ट होगी तो स्किन टैग्स आएंगे, पिगमेंटेशन आएगी, फर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फीमेल के, आदमियों में ब्लड प्रेशर की रिस्क, कोलेस्ट्रॉल का भी इशू जो होता है फैटी लिवर की वजह से होता है। अक्सर लोग की आइज के नीचे भी निशान पड़ जाते हैं, लिंक्ड, वो ज़ेंथोमास बन जाते हैं, वो लिंक्ड होते हैं। जाहिर बात है लिवर नहीं फंक्शन करेगा तो आपकी लिपिड प्रोफाइल भी डिरेंज होगी, क्योंकि आपका लिवर, वही बात है, हम लोग लिवर को कहते हैं अगर लिवर अच्छा वर्क करेगा तो आपका LDL और HDL जो है ना वो बैलेंस में रहेगा। आपका HDL अच्छा होगा, LDL कम होगा, लेकिन जब लिवर अच्छा फंक्शन नहीं करेगा तो LDL बढ़ना शुरू हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो वही बात है, फिर लिपिड प्रोफाइल भी ख़राब होगी। और मेल पेशेंट्स में मैं जो बता रही हूँ ना कि ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि हम लोग तो डाइट में ख्याल कर रहे हैं लेकिन हमारा BP पता नहीं कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, तो LFTs आपको चेक कराने पड़ते हैं या वही बात है अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है फिर देखने के लिए। तो ग्रेडिंग होती है, अगर आपका फैटी लिवर कम ग्रेड वाला है, फर्स्ट ग्रेड का, तो वो फिर भी रिवर्सेबल होते हैं चेंजेस, लेकिन एक टाइम आता है कि जब लिवर हार्ड होना शुरू हो जाता है, बल्कि इतना आपने फैट उसमें स्टोर किया कि उसमें स्कारिंग शुरू होगी और वो हार्ड होना शुरू हो जाता है, फिर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। जो सीरियस बात है, जब आपने अभी बताया कि हार्ड होना शुरू हो जाता है और फिर जो है सीरियस बात होती है, तो ये कौन सी स्टेज होती है जो आपके लिए वाकई खतरे की अलामत देखो इसमें ना बेसिकली एक स्पेशल टेस्ट करते हैं, लिवर का अल्ट्रासाउंड होता है लेकिन स्पेशल होता है, तो उसके अंदर हम लोग ग्रेडिंग करते हैं कि लिवर में भी सिर्फ फैट है, अभी स्कारिंग शुरू हो गई ग्रेड 2 में, फिर ग्रेड 3 आया, इस तरीके से, और उसके साथ बाकी ग्रेड्स के साथ ना उसके अंदर फिर हम उसकी वेस्कुलरिटी देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, वो प्रॉपर एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट होता है, तो वो डिसाइड करते हैं और उसमें आप फिर बता सकते हैं। लेकिन डॉक्टर आपको प्रेडिक्शन दे देता है कि अभी ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बीच में आप अभी से कुछ कर लें वरना फिर मसला हो जाएगा।
तो ये डॉक्टर आपको इंडिकेशन दे देगा, आपको वार्न कर देगा, वो अब आपके हाथ में कि आपने कितनी वार्निंग को सीरियसली लेना है कि नहीं लेना। सही, अभी आपने कहा कि डॉक्टर जो है आपको इंडिकेशन बता देता है और फिर आपने उसके ऊपर अमल किस तरह करना है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप देख के कह तो सकते हो कि हो सकता है इसका फैटी लिवर हो, लेकिन इसके डायग्नोसिस के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराओ और साथ उसके जो है आप अपने LFTs कराओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, अभी आपसे और भी मुझे बात करनी है। अभी आपने इसके बारे में तो बताया कि हमें किस तरीके से कौन सा टेस्ट करवा के जो है आपको पता चलेगा, लेकिन उसके बाद ये कि इसकी मजीद वजूहात क्या है, हमारा खाना पीना, आपने जहाँ जूसेस का जिक्र किया वहाँ क्या जंक फूड को भी हम ऐड करेंगे, और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी है। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर अरीज हारून हमारे साथ हैं। फैटी लीवर पे बात हो रही है। इन्होंने बताया क्या अलामात होती हैं, किस तरह इसको हम जो है कवर कर सकते हैं, लेकिन किस तरह अपनी ग़िज़ाएँ अच्छी करके जो है ना अपने बचाव कर सकते हैं, वो आप बताइएगा। और सबसे पहले तो यही जानूंगी कि ये जो बचाव के तरीके ये क्या है, क्या ये रिवर्सिबल है, ये कि अगर एक दफ़ा फैटी लीवर हो गया तो बस अब आपको इसके लिए दवाइयाँ ही खाते रहना है? अच्छा, एक तो ये कि रिवर्सिबल का जैसे मैंने बताया था कि अगर अर्ली स्टेजेस में बिल्कुल हो जाता है, अगर आप एहतियात करते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। और बचाव के लिए एहतियात ये करनी है, तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं स्मोकिंग छोड़ दें, वॉक करना शुरू कर दें 30 मिनट्स 20 मिनट्स। आपका अगर फैटी लिवर आया तो वॉक बहुत हेल्प करती है। बाकी फ्रूट जूसेस जैसे मैंने बताया, जंक फूड निकाल दें। मेडिसिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे हमने किया था ना डिस्कस के, क्योंकि लिवर बाईपास करता है, तो आप कोई भी दवाई खाते हो वो भी, अगर आप ओवर द काउंटर जाके अपनी मर्ज़ी से, किसी ने बताया ये हर्बल मेडिसिन है वो ले ली, किसी ने कहा ये आपको बुखार हुआ ये एलोपैथिक मेडिसिन है वो ले ली, किसी ने कहा ये एंटीबायोटिक ले लें वो ले ली, किसी ने कहा ये हकीम की, इस तरह की हरकतें नहीं करनी। लीवर क्योंकि ड्रग्स है ना सारी, कुछ ना कुछ तो लिवर मेटाबोलाइज कहाँ होंगे, आपके लिवर में जाके होंगी, ब्रेक डाउन होगा उनका, वो जो नहीं चाहिए होगा वो लिवर कहेगा इसको मैं रख लेता हूँ अपने पास। लिवर फैट ऐसे नहीं कि ज़रूरी नहीं कि आप चिकनाई खाएंगे तो वही फैट बनेगा, टॉक्सिन्स भी कन्वर्ट हो जाएंगे। फैटी लिवर का मतलब ये होता है कि लिवर का फंक्शन जो है वो कम होता जा रहा है और उसमें टॉक्सिन्स बिल्टअप होते जा रहे हैं। तो आपने जो भी इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें खाई हैं पी हैं वो सारी जाके अफेक्ट करेंगी। स्मोकिंग भी तभी रिस्क बढ़ाती है क्योंकि स्मोकिंग के अंदर भी टॉक्सिन्स हैं, तो आपने ये चीज़ें अपनी लाइफ से निकाल देनी है। बच्चों में आजकल जंक फूड, प्रिजर्वेटिव्स, उठते बैठते कोई हम लोग को आदत हो गई हुई है फ्रोज़न डिज़र्ट्स वाली, क्रीम वाली चीज़ें खाने का, बच्चों को हम वो दे देते हैं। ये चीज़ें कम करते हैं, एलिमिनेट करते हैं अपनी लाइफ से। जल्दी सोएं, जल्दी उठें, नाश्ता अच्छा करें, घर का खाना खाएं। बाहर से वीक में चलो एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा खा लिया आपने, समझ आती है, लेकिन पानी का इंटेक अपना अच्छा रखें। ये बेसिक चीज़ें, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। जी डॉक्टर जी, अभी आप बताई थी ना वॉक ज़रूर शामिल करें कि 20 मिनट आधे घंटे की, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई 45 मिनट्स की वॉक। आपने बहुत अच्छा कहा कि 20 मिनट्स, क्योंकि वो आपके जहन पे होते हैं 45 मिनट्स नहीं जा सकते। तो क्या आप इसको इसमें पोर्शन में कर सकते हैं, अगर आपको दिन में आप 3 दफ़ा 20 मिनट्स कर लें? ये आपने ना इतना अच्छा पॉइंट रेज किया। बेसिकली स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है हर चीज़ में। तो जब हम सोचते हैं कि हमें करनी है और वो हमें मुश्किल लग रही होती है, तो वो क्या कहे, स्ट्रेस रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है हमारा। तो वो तो आपने करना ही नहीं है, आपने वो काम करना है जिसमें स्ट्रेस कम हो। अब आपको अगर वॉक करनी है, और स्पेशली फीमेल्स को तो अब 40 ईयर्स के बाद हम कहते हैं कि आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज करें तो कॉर्टिसोल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपने 20 से 25 मिनट अगर की तो आपने अपना कॉर्टिसोल कम रखा है और आपने एक्सरसाइज भी कर ली। फिर आप सुबह एक कर लें 20 मिनट, शाम में एक 20 मिनट कर लें, तो वो बेहतर है इससे बजाय इसके कि आप 1 घंटा करें। उसमें आप टेंशन में भी आएंगे, स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस होगा, कॉर्टिसोल भी बढ़ेगा, और आप कहेंगे कि यार मेरी तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा, मुझे तो उल्टा वो टेंशन भी हो रही है और फैट भी बढ़ रहा है। तो आपने डिवाइड करके करना है, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप 20 मिनट भी आप अपना हार्ट रेट बढ़ा के अच्छे तरीके से वॉक करते हैं या कोई भी वर्कआउट करते हैं तो वो भी आपको बेनिफिट देगा। इवन अगर आप कुर्सी पे बैठे बैठे भी योगा क्या करते हैं, अपने ब्रेन के थ्रू हार्ट रेट बढ़ाते हैं, आपने हार्ट रेट बढ़ाना है। लेकिन वॉक हम इसलिए फैट लिवर में कहते हैं ताकि आपके मसल जो है ना वो एक्टिव हों, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मकसद फैटी लिवर के अलावा है तो आप योगा भी कर सकते हैं। तो अभी क्या सजेस्ट करेंगे सबको वॉक के अलावा, खवातीन खासतौर से अगर पता चल जाए कि फैटी लिवर है तो? या फैटी लिवर तो मैंने कहा ना 20 मिनट्स वॉक करें, अगर फैटी लिवर नहीं है तो फिर आप योगा कर सकते हैं। बट अगर फैटी मिनट्स है 20 मिनट्स की वॉक करें,
आपके पास स्पेस नहीं भी है, आजकल इतनी अच्छी आपको चैनल यूट्यूब पे ऑनलाइन मिल जाती हैं वीडियोस जहाँ पे आप एक जगह खड़े एक ही होकर जगह जस्ट पे, आप लेग बिल्कुल। मूवमेंट करते हैं ताकि आपकी मस्कुलर मूवमेंट हो, आपकी सर्कुलेशन और अब तो स्टेपर जो मिलता है वो आप घर में एक छोटी सी जगह लेता है, वो स्टेपर आप रखते सीढ़ी हैं। तो होती है हर एक घर में, कोई ऊपर बिल्कुल। नीचे जगह होगी, बिल्कुल। बिल्कुल कर सकते हैं, करने वाले कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आपने स्टेयर्स की बात की, सीढ़ियाँ तो वाकई अगर आपके डोर स्टेप पे भी दो भी स्टेयर्स है ना, तो आप उस पे भी जो है बिल्कुल कर सकते हैं। तो बिल्कुल। आजकल बहुत इजी है, ठीक है। बस ये कि अपने आप को माइंड Active रखें और मेक अप अपने- योर माइंड के मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने कितने अच्छे हमें सजेस्ट किया, खासतौर से खवातीन को कहा कि अपनी जो आदत है वॉक की उसे बढ़ाए। यहाँ पे आपको कहेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।